मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास, फिर मैं अधीर जी के पास आऊंगा। विवेक जी, ये करप्शन और काला धन तो 2016 में खत्म हो गया था सर। बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो दोबारा काला धन कहां से आ गया? और अगर ये काला धन आया है, जो सुशील मोदी कह रहे हैं, छोटे मोदी कह रहे हैं कि 3-4 लाख करोड़ और भी है, तो ये किसके राज में पैदा हुआ है? ये तो मुझे पैदा आया। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज हाँ, आ रही है। अभी आ रही है। बीच वो में लगता कहीं है थी, बीच अभी में आ रही है। क्या हाँ, नेट चला बीच गया में है कटी थी। कुछ 1-2 सेकंड को कुछ। हाँ, जी, मैं ये कह रहा था कि जी। करप्शन तो खत्म हो गया था, काला धन खत्म हो गया था। वो 6 सालों में इतना सर काला धन पैदा हो गया कि दोबारा से एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, जो ये कह रहे हैं। और फिर आजकल कुछ नए मीम्स भी आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, पर मोदी जी का चलाया नोट तो 7 साल भी नहीं चल पाया। बेचारे की उम्र बहुत कम थी उसकी, तो वो तो उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। सर आप ही बताइए सर, जी। हमने क्या खोया और क्या पाया अल्टीमेटली, सिवाय इसके कि हमने एक और तुगलकी फरमान जारी कर दिया। विवेक जी। जी, दिनेश जी, ये जो डिमोनेटाइजेशन वाला मामला है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है हम सब जानते हैं। एक अर्थ क्रांति इस नाम से कोई एक संस्था है जो पुणे में है, और जिसके प्रमुख कोई वकील नाम के एक इंसान है, जो इस तरह के किसी मूव की पैरवी बहुत पहले से कर रहे थे। और जो लोग ज़मीनी सच्चाई से जुड़े नहीं होते, वो इस तरह के बहकावे में आ जाते हैं। या अब मुझे पता नहीं वो बहकावा था या फिर इनकी कोई सोची समझी साजिश थी जिसके तहत डिमोनेटाइजेशन हुआ। ये पहले से ही 2014 के पहले से ही ये रुपये के डिवैल्यूएशन को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे थे। तो जिस देश का के रुपये का अवमूल्यन हो, उस देश की क्या स्थिति है दुनिया में, इस तरह के सवाल ये मोदी जी पहले से पूछ रहे थे। अब हुआ ये कि अच्छा, जो कुछ भी वो कह रहे थे, चाहे वो रुपये का अवमूल्यन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, वो जो ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट वाला जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो विषय हो, जो भी विषय इन्होंने उस समय उठाया, उन सारे विषयों पर ये खुद उन्होंने अपने आप को खुद को झूठा साबित कर दिया। मतलब रुपये का अवमूल्यन उनके समय में जितना ज़्यादा हुआ, उतना तो पहले कभी नहीं हुआ था। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, उसके बारे में वो कहते थे। प्रकाश जावड़ेकर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, मुझे याद है। वो कह रहे थे कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि पेट्रोल जो है वो 30 रुपये 35 रुपये लीटर दिल्ली में कैसे बेचा जा सकता है, और डीजल उससे भी कम। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय जावड़ेकर जी ने ली थी। अब वो जावड़ेकर जी, हालांकि उनको साइडलाइन कर दिया गया, वो कहीं के नहीं रहे अभी, वो कहीं दिखते भी नहीं, उनका नाम भी कभी कहीं सामने नहीं आता। हो तो सकता ये है सर, इस तरह हो सकता है किसी कोने में 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हो सर। हो सकता है। या फिर उनको उनको कोई किसी ने पेट्रोल पंप अलॉट कर दिया हो सकता है कि नए दाम पे जो पेट्रोल बेचने का मजा है, वो शायद वो एंजॉय कर रहे हो। लेकिन ये हर बात जो उन्होंने उस समय की, हर बात पर वो खुद झूठ साबित हुए हैं। जीएसटी को इन्होंने विरोध किया था। अब जीएसटी का जो हाल उन्होंने बना दिया है, हम सब देख रहे हैं। एमएनआरई जीएस को उन्होंने विरोध किया था, बाद में उन्होंने उसका बहुत पैसा बढ़ा के उस स्कीम को, अच्छा, स्वच्छ भारत जो है वो उसको, निर्मल भारत जो है उसको स्वच्छ भारत बना दिया। सारी कांग्रेस की स्कीमें अपने नाम से बनाकर उसको अलग नाम देकर अपने नाम से खपाने लगे। तो इस तरह के काम इन्होंने किए। ये जो अर्थ क्रांति वाले जो लोग थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई, ऐसा कहते हैं वो जो वकील साहब है, और उन्होंने इनको बताया कि डिमोनेटाइजेशन करने से ये सब होगा, उसके यही अच्छे असर होने वाले हैं। और उनकी बात मानते हुए, किसी भी एक्सपर्ट का उस समय ओपिनियन न लेते हुए, उन्होंने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इतने भोले भाले हैं कि किसी एक व्यक्ति ने पुणे में बैठे इनको बता दिया और उन्होंने एक अच्छे भाव से, अच्छे मकसद से ये किया हो। इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ साजिश है, ये बात तो पक्की है। ये इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है, पहले से हमको पता है भाई। आपको ये
अगर मुझे समझता है, मैं इकोनॉमिक्स की जानकारी बिल्कुल नहीं रखता, अगर मुझे समझता है कि किसी को भी ब्लैक मनी अगर जमा करना हो तो वो कैश में नहीं जमा करता, वो कहीं रियल एस्टेट खरीदता है या फिर वो गोल्ड खरीदता है। ये अगर मुझे समझता है, मैं इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो क्या आपको नहीं समझता? आपके जो इकोनॉमिक एडवाइजर उनको नहीं पता? तो जो लोग ब्लैक मनी वाले लोग हैं, उनका ब्लैक मनी कैश में कितना है? उनके पास कैश में ब्लैक मनी बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में होगा। ये तो आपको समझ में आने वाली बात है, सब समझते हैं, आपको भी समझता था उस समय, फिर भी आपने किया। इसका मतलब है आपका मकसद कुछ और था। वो क्या था हमको पता नहीं। अभी सुनील जी ने बताया कि जिस तरह से गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक पे पैसा जमा किया गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो ये सारे जो काम है उस समय हुए हैं और उसका जरूर कोई मकसद रहा हो जो हमें पता नहीं, इसीलिए वो इतना छुप छुपा कर जो किया गया, डिसीजन लिया गया, न कैबिनेट मंत्रियों को पता था, न किसी को पता था, सिर्फ मोदी जी और शायद हो सकता है अमित शाह को पता हो, और ये जो अर्थ क्रांति वाले हैं जिनको आजकल लोग अर्थ भ्रांति बोलते हैं, तो वो ये लोग होंगे, शायद इन्हीं लोगों को पता था। तो इस तरह से अब देखिए उसके बाद लोगों ने क्या किया। मुझे याद है एक उदाहरण मैंने खुद देखा है, मेरे नज़दीकी एक मेरे घर में काम करने वाले एक व्यक्ति का उदाहरण है। उसके बैंक में 50,000 रुपये जमा हुआ उस समय, और वो करीब करीब 7-8 महीने उसने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया, और जब उसने देखा कि बैंक की तरफ से उसको कोई भी इंक्वायरी उसके तरफ नहीं हो रही है, तो उसने वो 50,000 खर्च कर दिया। उसके 6-7 महीने के बाद, यानी लगभग वो पैसा उसके बैंक में डिपॉजिट होने के 1-1.5 साल के बाद बैंक मैनेजर ने उसको बुलाया और पूछा कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 1-1.5 साल पहले 50,000 रुपये जमा हुआ था, वो गलती से किसी और का पैसा था और तुमने वो पैसा खर्च किया, तुम पैसा वापस करो नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। वो व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे बताया, तो मुझे उस समय तुरंत संदेह हुआ कि ये हो ना हो ये डिमोनेटाइजेशन से कनेक्टेड ही चक्कर है। किसी ने अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग लोगों के अकाउंट में चुपके से जमा कर दिया। अब देखिए जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो उस समय आप स्लिप भरते हो या फिर चेक देते हो और वो आपके अकाउंट में ही जमा होता है। अब इस आदमी ने अगर स्लिप भरा है बैंक में, उसने जो अकाउंट नंबर लिखा वो मेरे परिचित व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिखा, उसमें सिर्फ एक डिजिट का फर्क था। जिसका वो पैसा था उसके अकाउंट नंबर में और इसके अकाउंट नंबर में सिर्फ एक डिजिट का फर्क था, और वो जमा हो गया। 1.5 साल के अंदर बैंक के 2 ऑडिट्स होते हैं, साल में दो ऑडिट्स बैंक के होते हैं, ऐसा उस समय मुझे जानकारी मिली। अब 2 ऑडिट्स होने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आया बैंक को कि ये 50,000 रुपये जो है गलती से जमा हो गए। तो आप 1.5 साल के बाद जब उसको कहते हो कि आप पैसा जिसका है वापस करो नहीं तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, तब मैं जाकर बैंक में गया और मैंने कहा कि क्या ये डिमोनेटाइजेशन से लेकर से कनेक्टेड कोई चक्कर है। मुझे इस बात की शंका आ रही है, संदेह है मुझे कि किसी और का पैसा गलती से नहीं जानबूझ के जमा किया गया है, उसको ब्लैक मनी को वाइट करना है इसलिए आपने जमा कर दिया। उस बेचारे ने 6-7 महीने के बाद, उसकी गलती है, उसने नहीं खर्च करना चाहिए। क्योंकि झारखंड में एक ऐसा उदाहरण बीच में हमने सुना है कि एक आदमी ने पैसा किसी और ने जमा किया हुआ पैसा अपने अकाउंट का खर्च कर दिया, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये बैंक की भी गलती है, क्योंकि आप जब डिपॉजिट करते हो पैसा तो आपने सही अकाउंट नंबर देखना चाहिए, आपका काम है। इस तरह से लोगों के अकाउंट में गलती से या फिर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके 50-50 हजार रुपए के 5 या फिर 2.5 लाख रुपए किसी के अकाउंट में जमा कर दिए, उसको ये कह दिया कि भाई कुछ दिनों के बाद ये पैसा हम निकाल लेंगे, उसमें से 20%, 10% आपको इनाम दे देंगे। इस तरह से सारा ब्लैक मनी वाइट किया गया, ये हमको पता है। और आज सारा का सारा ब्लैक मनी जो है वाइट होकर फिर से सर्कुलेशन में आ गया है। तो आपने हासिल क्या किया? मुझे लगता है कि इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी था, वो सारा ब्लैक मनी वाइट करने के हिसाब से ये सारा चक्कर चलाया गया हो, इसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको हम नकार नहीं सकते। क्योंकि इनको ये पता है कि ये सारा जो है, वो खुद भी जानते हैं कि ये जो है इससे कुछ ब्लैक मनी वाइट होता नहीं है, वो खुद भी जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया है, क्योंकि इनका कोई अंतस्थ हेतु उसमें था, ये बात स्पष्ट है। अब ये हर इस तरह के जो तुगलकी अच्छा, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर वो दुनिया में बेचते हैं। आप देखिए रशिया के साथ में रूपी रूबल वाला जो एक्सचेंज है वो फेल हो गया। वो ये कह रहे थे कि हम रुपयों में
और इसके साथ रशिया के साथ एक्सचेंज करेंगे। हुआ ये कि रशिया से इंपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप इंपोर्ट के अगेंस्ट में उनको रुपया ज़्यादा दे रहे हो, और आपका जो एक्सपोर्ट उनको है बहुत कम है, तो वो आपको उतनी मात्रा में रूबल नहीं दे पा रहा है, तो वो पूरा मामला ही फेल हो गया है। आपने डॉलर को शह देने के हिसाब से वो काम किया, वो फेल हो गया है। तो कौन सा निर्णय है जो आपका सही निशाने पर लगा है? कोई भी नहीं। सारे के सारा डिजास्टर में अगर वो समस्या आई है, मैं बता देता हूँ वहां पे क्या समस्या आई थी। उनका जो अकाउंट खुलाया था, इंडिया का जो इंपोर्ट था $50 बिलियन का था, और इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ $2.5 बिलियन का था। तो $47 बिलियन का गैप पैदा हो गया रूस के साथ में। जी, जी। अब इन्होंने इंडियन रूपी के अंदर वहां पे रशिया का अकाउंट खोला और पैसे उसमें डाल दिए, ये $47 बिलियन, $47 बिलियन। अब उसको रशिया ने पहला कहा कि एक काम करो, इसको आप ना युआन में कन्वर्ट करके मुझे दे दो। इंडिया को मॉरली वो एक्सेप्ट नहीं हो कि मैं इसको चाइनीज करेंसी खरीदूं अपने रुपए देके या डॉलर देके और इनको दूं, वो मंजूर नहीं हुआ। फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि एक सब्सटेंशियल सम जो था कि उसे कहा कि आप दिराम खरीद लो यूएई के, वो उसके लिए राजी हो गया था रशिया। अब उसको दिराम तो खरीदे कई जगह पे, लेकिन उसको नुकसान हो गया, महंगे दिराम खरीदने पड़े, तो रशिया के हुए लॉसेस। अब वो कहता है कि मैं दिराम नहीं खरीदूंगा, और आपके बैंकों में मेरे अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं इसके इंडियन रूपी में, और वो मेरे लिए कबाड़ है, तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है। आप कोई मैकेनिज्म ढूंढिए जिसके द्वारा कुछ ये पेमेंट की जा सके। और मुझे भी एक किसी का एक फोन आया था बड़े एक्सपर्ट का जो रिलेटेड इन चीजों से, तो मैंने कहा एक आपके पास सोल्यूशन है जो आप सैंक्शंस में नहीं आते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। आपने बीच में बहुत सारा गोल्ड खरीदा है, व्हाई डोंट यू मेक द पेमेंट इन गोल्ड? कहते हैं गोल्ड के अंदर पेमेंट? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आरबीआई ने बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदा है, तो आप इतने पैसे का गोल्ड खरीद लो इंडिया से, बाहर से, एंड मेक द पेमेंट द गोल्ड। कहते हैं पहले कभी सुना नहीं है। मैंने कहा आई एम गिविंग यू द टिप्स नाउ दैट डोंट पे इन डॉलर, डोंट पे इन युआन, डोंट पे इन दिरहम, इक्वलेंट अमाउंट में जो हो सकता है वो आप गोल्ड के अंदर पेमेंट करो, और उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं है। बोलते हैं दिस इज न्यू आइडिया। तो ये चीजें हैं, तो रुकावटें हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अधीर जी के पास जाऊँ। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय मोदी सरकार क्या करता है ये नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो आरबीआई है, आरबीआई जिसके भरोसे इस देश की इकोनॉमी चलती है, वो अगर इस तरह के निर्णयों में शामिल हो जाए और इस तरह के निर्णयों को सपोर्ट करे, तो देश का आर्थिक बंटवारा होना बिल्कुल तय है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी हो चुका है। ये कहते हैं कि हमारा आज भी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूँ, अगर आपने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया होता, तो आज हमारा डेवलपमेंट का रेट जो है, आज जो रेट है, जो कुछ 5%, 5 साढ़े 5% जो भी है, उससे कम से कम 2% ज़्यादा होता। तो आपने इस देश का 2% से नुकसान किया है। ये मत बताइए कि दुनिया में आज हमारा सबसे ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा हो सकता था अगर आप डीमोनेटाइजेशन नहीं करते। तो ये जो नुकसान है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और इसमें आरबीआई जो शामिल है, भाई जब कोर्ट में पूछा गया तो आरबीआई ने ये बताया कि हमारे साथ विमर्श हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? अगर आपके साथ विमर्श हुआ था तो आप जिम्मेदार है इसके, तो आपको इसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए। तो ये विमर्श तो कुछ हुआ ही नहीं था, आरबीआई को बताया गया। इस बार भी जो 2000 रुपये डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय हुआ है, उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा, फिर इसको आप सर्कुलेशन से निकाल रहे हैं, और फिर लीगल टेंडर बना रहेगा। इसका मतलब क्या कुछ पैसा सर्कुलेशन रहने वाला है? मार्केट में से कोई ले नहीं रहा है। नोबडी इज टचिंग 2000 रुपीस नोट नाउ सर, इट इज नॉट ट्रेडेबल। तो फिर ये पैसा लीगल टेंडर बना रहेगा, मतलब क्या इलेक्शन में खर्च करना है? उसके लिए जमा के रखा है, कहीं होल्डिंग कर दिया है, फिर लीगल टेंडर कैसे बना रहेगा? अगर आपने लीगल टेंडर बना रहे हैं तो उसको लेगा कौन? आप इलेक्शन में भी खरीदी करे, उसको ये करेंगे, यूज करेंगे, तो उस पैसे का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता ना। तो आप करना क्या चाहते हैं, क्या करना जा रहे हैं? मतलब वो उनके पास में इस बात को अच्छा एक्सप्लेन करने का तो कोई रिवाज है ही नहीं। हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आरबीआई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आरबीआई ने ये नहीं बताया है कि ये लीगल टेंडर क्यों बना रहेगा, ये आरबीआई ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। और सडनली आज आप 2000 रुपए का जो मूव कर रहे हैं, वो आपने आज क्यों किया, 1 साल पहले क्यों नहीं? आप अच्छा, पहली बात तो है कि 2000 रुपए का नोट आपने इशू ही क्यों किया, उसका भी कारण उस समय आरबीआई ने दिया नहीं। तो ये सारा जो क्या कहते हैं उसको, अंडर द रैप्स सारा कुछ कारोबार चल रहा है। ये देश के अर्थनीति के साथ में बहुत बड़ा
धोखा है। और ये जो धोखाधड़ी है, ये पिछले 8-10 साल से जो चल रही है देश की अर्थनीति के साथ में, पता नहीं इसका क्या आखिर में इसका क्या होगा और लोगों को किस तरह के परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। जितने जल्दी ये सरकार सत्ता से बाहर जाए उतना अच्छा है, इस तरह की स्थिति अभी आ गई है। लेकिन पता नहीं ये नाउ और नेवर वाला जो मोमेंट है, वो क्या हम इस सरकार को इसका उत्तरदायी बनाएंगे? क्या वोटर इस सरकार को उसका उत्तरदायी बनाएगा? पता नहीं। तो ये कुल मिलाकर इनको अर्थनीति से कोई लेना देना नहीं, इनको आर्थिक मामलों में इनका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत पुअर है। और ये एक नहीं कई निर्णयों से सामने आई हुई बात है। तो इसको कहीं न कहीं इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको कैसा रोका जाए? इसको तो सिर्फ़ इलेक्शन के माध्यम से ही रोका जा सकता है। अगर आप इनको सत्ता से खारिज कर दें, तो ही ये रोका जा सकता है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक ही इलाज है कि ये जो बीजेपी वाला नोट है, वो पॉलिटिक्स के चलन से बाहर हो जाए, तो जितने जल्दी उतना अच्छा होगा।